GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान का जलसा तमाम तर रुकावटों के बावजूद हुआ और बहरहाल इसमें एक हद तक मैं कहूँगा कि निगरान हुकूमत में और उनमें जो मुहिमजू थे उन्होंने सब्र व तहम्मुल से एक हद तक काम लिया। रुकावटें ज़रूर डालीं लेकिन सिक्योरिटी का मसला नहीं बनाया जो वो उससे पहले जमा पार्क में उनकी पुलिस, उनकी सिक्योरिटी फोर्स, उनकी एलीट फोर्स कौन कौन सी फोर्स कर चुकी थी। और जैसा कि ख़बरें आईं इधर उधर से वो कि लाइव कभी दिखाया जा रहा था, नहीं दिखाया जा रहा था कि मीनार पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ के इमरान खान का शो यकीनन एक पावर शो था जिससे पैगाम हुक्मरानों को भी मिला, आवाम को भी, और सबसे बढ़कर ये कि वो जो मुख्तदर फोर्सेस हैं मुल्क के अंदर उनसे बाहर। इमरान खान साहब के ने अपने ख़िताब में जो बहुत तवील ख़िताब था उसका सिर्फ एक झलक ही दिखाई जा सकती। देखिए, मैं आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि ये तो वाज़ेह है आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना, ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर चले ना आने दें लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं इनका कोई ना, इनके पास कोई अहलियत है जी। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि ना इनके पास कोई अहलियत है ना प्रोग्राम है। ग़ालिबन अगले दिन जो है उनको शायद इसका जवाब मिल गया हो कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने यकीनी तौर पर नुमाइंदगी की अपनी हुकूमत की यानी शरीफों की, और उन्होंने हैरान कुन तौर पर जो बात कही कि अब हम रहेंगे या वो रहेंगे, यानी एक जमहूरी हुकूमत में जिसको वो कहते हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसमें वो हैं, उनका ये कहना कि अब हम रहेंगे या वो रहेंगे, फ़ैसला कुन वक्त आ गया है। एक इंतहाई ख़तरनाक संगीन बयान है। हमारे साथ मोहतरम टाइप जनरल नईम लोधी साहब हैं। वैसे तो दिफाई तजिया नगारी हम कहते हैं, लेकिन अब या वो मामला जिनका ताल्लुक़ हमारी एक्सटर्नल इशूज़ से होता है, लेकिन अब एक्सटर्नल और इंटरनल इशू यानी मुल्की, कौमी और बैनुल-अक़वामी इशू एक दूसरे से इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। शुक्रिया लोधी साहब, आपने वक्त निकाला। मैं अमूमन गुरेज करता हूँ कि आपको उन बराह रास्त इशू में लाऊँ जो सिर्फ सियासतदानों से करना चाहिए, लेकिन ये बड़ी मानी खेज़ या ज़ूमानी बात है। मसलन ऐसा तो नहीं होता दुनिया भर में, मिसालें देने की ज़रूरत भी नहीं कि इंडिया में कांग्रेस है तो बीजेपी भी है, तो अमेरिका में डेमोक्रेट है तो कंजर्वेटिव भी हैं, हर जगह यही सूरत हाल है। इनका ये कहना कि अब हम रहेंगे ये रहेंगे, जबकि दोनों एक हकीकत हैं, यानी खाली इमरान खान हकीकत नहीं है, अपोजिशन भी एक हकीकत है। तो इससे क्या पैगाम दे रहे थे हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला? जी, चूंकि ये मुल्क की सालमियत से रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप मुझे बुला लें और मैं आ भी जाऊं तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। क्योंकि अब तो हम ये देख रहे हैं ओवरऑल के जो मईशत की हालत है वो आपको मालूम है, और जो सियासत की हालत है वो अभी आपने उसका परताव हमें दिखा दिया। जब वो ये कहते हैं कि फिर ये नहीं देखा जाता कि बात असूली है या गैर असूली है, जमहूरी है या गैर जमहूरी है, तो फिर हर चीज़ ऑफ होगी ना, ग्लव्स आर ऑफ। और उधर से इमरान खान साहब ने जब बात कर दी इस्टेब्लिशमेंट की कि आपने मेरे ऊपर लकीर लगा दी, तो उन्होंने भी डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लिया इस्टेब्लिशमेंट को एक तरीके से कि जी। तो मैं ये समझता हूँ बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, और इस सूरत में इसका हल ये है कि अवाम की अक्सरियत जिस तरफ भी हो उस तरफ चलना चाहिए। अगर अवाम की अक्सरियत इंतखाबात मांग रही है तो स्टेबिलिटी का पहला स्टेप यही है कि आप उसकी तरफ जाएं। अब ये चूंकि सब जुडिस है, ये मेरे ख्याल अगले हफ्ते तक ये इसका फैसला हो जाएगा कि जो फैसला किया है हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने वो सस्टेनेबल है या नहीं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है, और सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क्स जो हैं वो कुछ इंडिया दे रहे हैं कि शायद, लेकिन आपने ये भी नोट किया, अगर आपने फॉलो किया होगा, जरूर किया होगा
कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो स्प्लिट है, इंटरनल स्प्लिट, वो भी सामने आ रही है। एक आध जज साहबान पुराने पीछे की तरफ खींचना चाह रहे हैं चीजों को और बाकी आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये मामला ठीक हो जाए, वरना ये है कि अगर ये इंतशार एक खास हद को क्रॉस कर गया तो फिर वही होगा जो दुश्मन चाह रहे हैं। और वो दुश्मन क्या चाह रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने चूंकि बैरूनी और अंदरूनी का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि ये शाखाने अंदरूनी और बैरूनी दोनों आपस में मुंसलिक हैं। अक्सर जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं जी आप हर वक्त जो है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते रहते हैं, सब कुछ अपना किया धरा है, बाहर के मुल्कों से हमसे कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है बरेलवी साहब। बाहर के मुल्कों को बहुत दिलचस्पी है कि हम पारा हो जाएं। ऐसे मुल्क मौजूद हैं हमारे दुश्मन, बहुत सारे मुल्कों की नजरें हैं हमारे एटमी हथियारों की तरफ। और जो ओवरऑल दुनिया में मामला चल रहे हैं उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट समझे कॉग हैं जिसको या तो निकालना जरूरी है या चलाना जरूरी है। एक साइड चलाने की कोशिश करेगी, एक साइड निकालने की कोशिश करेगी। तो होगा ये कि जब ये इंतशार हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो फौज टेक ओवर करने की कोशिश करेगी जो कि नाकाम हो जाएगी। और वो फौज आना नहीं चाह रही, ये मुझे पता है, वहां पर बहुत रेजिस्टेंस है। वो चाह रहे हैं कि ये मामला किसी लेवल पर हल हो, लेकिन वो उसी सूरत में हल हो सकता है मेरे अपने ख्याल में अभी भी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिला लाग बगैर किसी की साइड लिए तीनों इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि ये मसला हल करना है मुल्क के इंटरेस्ट में और इनको आपस में बिठा के बात करवानी है और एक दरमियानी चीज जो है ले आए। और मैं कुछ खदोखाल पेश कर देता हूँ आपके प्रोग्राम में कि क्या ऐसा हो जाए जिससे कि ये मामला ठीक हो सकता है। मसलन सब मानते हैं कि इंतखाब इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है, तो आप अक्टूबर में ना लेकर जाएं ना, आप कर लें ना, जून में कर लें, आप जुलाई में कर लें, इकट्ठे कर लें इंतखाबात, ये मान लें। तमाम जो प्रोसिक्यूशन है, जो 100 मुकदमे बनाए हुए हैं और जो रोज पकड़ दकड़ है, इसको खत्म करें। और ये इनको कहे कि अपने अपने अभी आप तवज्जो दें अपने जो कैंपेन हैं उसके ऊपर, और हम इंतखाबात करवाते हैं। और कोई ये ना कहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई ये ना कहे कि हमारे पास बंदे नहीं है इसके लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, तब ये मुल्क आगे चलेगा, वरना हम बहुत ही खतरनाक डायरेक्शन में। आप जनरल साहब ये नहीं समझते, आप चले इनके बारे में तो गुफ्तगू कर सकते हैं कि इमरान खान साहब के पास जो एक साइलेंट मेजॉरिटी कह लें, अब तो खैर वो बहुत वोकल हो गई है और अब ये सब तस्लीम करते हैं कि वो एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं। उनके कहने पर देखिए लाहौर में किस तरीके से लोग आए। तो इमरान खान साहब को कन्फ्रंटेशन से, क्योंकि अगर वो कन्फ्रंटेशन के और तरफ जाएंगे तो उस मुल्क में जिसको वो रूल करना चाहते हैं उसे नुकसान पहुंचेगा, सलामती को नुकसान पहुंचेगा। उनके कारकुन, उनके हामी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सब्र नहीं करना चाहिए एग्रेसिव होने के बजाय, क्योंकि अल्टीमेटली जब उनके साइलेंट मेजॉरिटी साथ है, वोटर उनका साथ है, जून में नहीं होते, जुलाई में नहीं होते, अक्टूबर में नहीं होते, तो इन्हें वहाँ तक ले जाएं ना, ये ना कि इमरान खान साहब जो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। नहीं, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर आप जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि अप्रैल के एंड तक होने चाहिए और आप कहें कि बेशक वो अक्टूबर तक ले जाएं और इमरान खान साहब मान जाएं, तो फिर एक दो बातें और भी माननी पड़ेगी, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। फिर आप ऐसे करें कि पंजाब और केपीके को वापस इमरान खान के हवाले करें। अच्छा। और जब आखिरी 3 महीने रह जाएंगे तब आप इंटरिम गवर्नमेंट लेकर आए, तब ये देखें, बात बराबर करनी चाहिए ना बरेलवी साहब। हम एक साइड पे तो नहीं झुक सकते किसी भी तरफ। अगर आप अक्टूबर में कराना चाहते हैं तो दोनों प्रोविंसेस की हुकूमतें उनको वापस करें, जो इस्तीफे वापस वो किए हैं उनको, उन सबको लोगों को, MNAs को आके बैठने दें और सबको कहें कि जी कोई वो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट नहीं आएगी, अक्टूबर तक आराम से बैठे, आए, इकोनॉमी को ठीक करें, फिर आगे चले। ये मुमकिन है, लेकिन ये नहीं हो रहा ना मेरे भाई, ये नहीं हो रहा। एक साइड सब कुछ अपना मनवाना चाह रही है, तो इमरान खान को मैं कैसे कहूं कि वो चुप कर जाए। तो क्या आप जनरल साहब फिर ये अब वक्त नहीं आ गया कि इट इज ओपन सीक्रेट, सबको इल्म है, अब तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं रही कि बाजवा साहब क्या करते रहे, राहील साहब का क्या हुआ, कियानी साहब, मुशर्रफ साहब ने तो बहुत ओपन करा, फिर मौजूदा चीफ, तो मेरे ख्याल में अब कोई हरज नहीं है। हमने देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती रही है, इवन हमारे यहाँ तो खैर सऊदी अरब का अभी आदमी आके बैठ गया कि अब बराह रास्त वो वक्त आ गया, क्योंकि सदर और प्राइम मिनिस्टर भी एक दूसरे से लड़ बैठे, यानी दोनों तस्लीम नहीं करेंगे। खुद जो वाहिद बहरहाल अभी तक वाहिद मैं कहूँगा फोर्स है और वो फौज,
और वो उनको अब यानी पसे पर्दा रहकर जो कुछ वो कर रहे हैं, कुछ अगर उनके जनरल जो किया आए कहें कि मुल्क की सलामती का मसला है, हमें अफगानिस्तान को फेस करना है, हमें इंडिया को देखना है, हमें अमेरिका के राह देख रहे हैं, बाहर जो ईरान और तुर्की को इकट्ठा किया जा रहा है वो देख रहे हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं खाली एक्स्ट्रा। फिर IMF किस तरीके से हमें दिवालिया करीब हमें पहुंचा दिया है। क्या अब वक्त आ गया है कि बराह रास्त हमारे जो रोल अदा करते रहें? ये भुट्टो की फांसी का फैसला भारत मेजॉरिटी से ही हुआ था ना, आपके कोर्ट ने किया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आप ठीक कह रहे हैं। उसके लिए एक चीज का होना जरूरी है मेरे ख्याल में, और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी तरीके से अपने आप को दूर करे इस कशमकश से, और उसके लिए एक अगर छोटा सा ट्वीट वो कर दें, जिसका मैं अभी आपके सामने जिक्र कर देता हूं, तो पहला स्टेप जो है ना वो हो जाएगा। ISPR की तरफ से ये ट्वीट आ जाए कि हम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट की पूरी मावनत करेंगे। ठीक, बस इतना जितना मैंने कहा है, इससे ना ज्यादा ना कम। तो आप देखेंगे एकदम फिजा जो है वो ठीक, वो ताकि वो जो इंप्रेशन है ना कि नहीं, लेकिन उसमें इंप्रेशन ये आया कि आपने पंजाब के इलेक्शन के लिए बाकायदा आपके सिक्योरिटी दिफा का बयान आया, इलेक्शन कमीशन का बयान आया, यानी उन्होंने हर एक स्टेक होल्डर से लिया, सिक्योरिटी खजाना का लिया, पैसे हमारे पास नहीं, सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते। यानी इससे तो ये लगा कि कुछ नादीदा कुव्वतों ने भी ये चीज़ें उनको हेल्प की ना, कि आप ये कहें कि इन सबब हम इलेक्शन नहीं करेंगे, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। अभी तक एक पर्दा है, वो पर्दा ये है कि ये फैसला, ये हुकूमत की तरफ से ऐलान आया है कि जी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास लोग नहीं है। अभी तक ISPR से ये बयान नहीं आया है, उन्होंने ऐसी कोई इंदिया नहीं दिया है कि जी हम अवेलेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वो यही बात कर रहा हूँ कि ये चीज अगर आप वो तोड़ दें, वो कहें कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अवेलेबल हैं इलेक्शन के लिए, तो आप देख लीजिए कि पहला सुराख इस दीवार में पैदा हो जाएगा और हम आगे की तरफ चल पड़ेंगे। यानी आपका ये कहना है, अगर मैं कंक्लूडिंग करूं, कि अब वो वक्त आ गया है, सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि अब मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए, कि जो अभी तक जिसे हम समझते हैं कि वाहिद फोर्स है हमारी फ़ौज, सलामती के हवाले से भी, मुस्तकबिल के हवाले से भी, कि वो यानी मैंने कहा गार्डेड लफ्ज़ नहीं सही, ये मैसेज दें कि आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जो बहरहाल वाहिद नहीं लेकिन फौरी हल तो यही है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इससे ये है कि वो जो शक है उनकी न्यूट्रलिटी पे, जो कि मुझे नहीं है लेकिन कुछ लोगों को है, वो शक दूर हो जाए। शुक्रिया जनरल टाइम नईम लोधी साहब। और जैसे कि मैंने कहा कि जनरल साहब थे, और एक परसेप्शन भी है कि वो वक्त आ गया है कि इस सिलसिले में वाज़े दो टोक अल्फाज में हमारी मुक़्तदर क़ुव्वतें, वाहिद मुक़्तदर क़ुव्वत जो है अपना फ़ैसला कुन किरदार अदा करे। लाहौर में क्या हुआ मीनार पाकिस्तान में, ग़ालिबन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई तसादुम नहीं हुआ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, इस पर गुफ्तगू करेंगे। GTV में मुजाहिद वल्वी आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले तो आप ज़रा ये देखिए मीनार पाकिस्तान के मनाजिर, ऐसा लग रहा है कोई जंग का माहौल है। एक तहरीक इंसाफ का जलसा है और आप देखें कि इसमें किस तरह रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। हमारे साथ मुसरत चीमा तर्जुमान तहरीक इंसाफ मौजूद है। थैंक यू, शुक्रिया। अब तो आप लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई हैं मुसरत, तो यहाँ भी मैं देख रहा था कि बड़ा लोगों को मारा पीटा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो ये जो लाहौर में इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई, रुकावटें खड़ी की गई और उसके बावजूद जलसा हुआ, तो अब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा अफसोसनाक है बरेलवी साहब के एक जब इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए जलसा रखा हुआ हो, रैली रखी हुई हो, एक हमारे कारकुन को शहीद होना पड़ा, 20 सीरियसली इंजर्ड हुए, और अभी जो तमाशा इन्होंने लाहौर के जलसे पे लगाया, आपने देखा ही होगा, मेरे घर पे भी रेड और जिस तरह से घर के दरवाजे तोड़े, बेशुमार कारकुनान को अरेस्ट किया। कौन सा हमारा लीडर है जिसके घर पे रेड नहीं हुई? लेकिन देखें, उसके बावजूद जो पब्लिक का रिस्पांस था वो इन्होंने देख लिया। लाखों की तादाद में लोग निकले, खुद
पूरा लाहौर बंद था। वो गूगल मैप पे भी आ रहा है कि जितने कंटेनर लगे हुए थे सील था, और उसके बावजूद लोग पहुंचे। कई किलोमीटर तक खवातीन चल के बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ पहुंचे। अभी जी हमारे जितने भी कारकुनान हमारे गिरफ्तार है, हम उसका खुद हमारा जो वकला विंग है, लॉयर्स विंग, वो इंसाफ लॉयर्स विंग, वो सारी हम इनका फॉलो अप खुद कर रहे हैं। और एक एक कारकुन की फैमिली और उनके साथ हम लोग राब्ते में हैं। और यकीन माने, मैं खुद जब मैं और शीमा साहब ATC कोर्ट गए बेल के लिए, ऑल्दो हमें पता ही नहीं हमारे खिलाफ FIR कौन सी है, तो जो वो बच्चे जो हमारे अरेस्ट हुए थे, उनके जज्बे देख के हमें हौसला और हिम्मत मिली। जिस तरह से वो प्रिजन वैन के अंदर से नारे लगा रहे थे। अभी की सिचुएशन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद आए हुए हैं खान साहब के साथ पेशी के लिए। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर है। बरेलवी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी आवाज उठाएं। आप एक एक बंदा जो हमारा अरेस्ट हुआ है, तो अभी भी बिल्कुल मैं देख रहा था वो मनाजिर जो आप बता रही हैं, लेकिन राना सलोल्ला के इस बयान को क्या कहेंगी? वो तो कहते हैं अब वक्त आ गया है कि हम रहेंगे या वो रहेंगे या तुम रहोगे या हम रहेंगे। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं वो? बरेलवी साहब, खुली धमकी है, एक गुंडे मवाली की जुबान है कि जो किसी तरह से भी, ये पॉलिटिकल लोग तो है नहीं। आज समझ आती है कि आला अदलिया ने इनको सिसिलियन माफिया का जो माशाल्लाह से टाइटल था ऐसे नहीं दिया था। दे डिजर्व। बात यह है कि कोई इंटीरियर मिनिस्टर या कोई सियासी नुमाइंदा इस तरह की बात कर कैसे सकता है कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे। यहाँ पे तो हार जीत होती है, या हार होती है या जीत होती है। ये तो इलीगल स्टेटमेंट है, क्रिमिनल किस्म की। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आज हमने एप्लीकेशन भी दी है इधर इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर कि ये आला अदलिया पूछे कि ये किस तरह में ये बात कर रहे हैं। ये खुली धमकी दी है, और ये धौंस धमकियां, राना सनाउल्लाह जो है ना, वो ऐसे ही ऐसी बातें नहीं करता। कई उसके जिम्मे माशाल्लाह से कत्ल है, कत्ल और गारत है। आप आबिद शेर अली के वालिद साहब की स्टेटमेंट्स उठा के देख लो, आप मॉडल टाउन का कत्ले आम देख लो, 14 कत्ल दिन दिहाड़े। वो ठीक है मतलब भी, लेकिन अगर मैं आखिर में आपसे ये कहूँ कि खान साहब अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कई बार कह चुके हैं, उसके बावजूद वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? आप लोग नहीं समझते कि इस मरहले पर उनको इस तरह, एक कभी हाई कोर्ट, फिर इस्लामाबाद लाहौर? बिल्कुल जी, बहुत बड़ा रिस्क है। और इसके साथ मैं एक और चीज आपके गोशगुजार करूं कि खान साहब की जो सिक्योरिटी, जो हमने प्राइवेटली जिस कंपनी से सिक्योरिटी ली हुई थी, येस्टरडे, कल की बात है ये, उन्होंने अपने सारे वेपन विड्रॉ कर लिए। उनके साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी खत्म नहीं हुआ, और इवन के अगर उनको किसी किस्म का कोई भी कोई मसलियत हो या कोई रीजन हो, तो अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट दे आर बाउंड के उन्होंने 1 महीना पहले 30 डेज बिफोर हमें इन्फॉर्म करना, और फिर उन्होंने ये करना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, जो हमने प्राइवेटली एक सिक्योरिटी फॉर्म, अस्करी गार्ड लिमिटेड उसका नाम है, AGL, उससे हमने खान साहब के गार्ड्स की फैसिलिटी और वेपन्स की फैसिलिटी ली हुई थी। वो कल आए और वो लेके चले गए। ये हालात है आपकी रियासत के अंदर। और पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून अपने पीक पे है, उसका राज है, और अगर कोई चीज मुअत्तल है तो वो मेरे मुल्क का मुकद्दस आइन, वो उस वक्त मुझे तो किसी सूरत नजर नहीं आ रहा। चाहे आप इलेक्शन के मुलतवी होने को देख लो, ये कितना को जस्टिफाइंग है, क्या आइन में इसकी गुंजाइश है? आप बैरिस्टर हसन न्याजी की जो आप देख लें कि ये उसकी शिवानी हमारा फोकल पर्सन, और हमारे तमाम सूबों के जो फोकल पर्सन है या हेड्स हैं, तो शुक्रिया मुसरत बीबी। मुझे इल्म है कि आप इस्लामाबाद में हैं, और जब आप गुफ्तगू कर रही हैं तो सूरत हाल कितनी संगीन और बहरान कितना संगीन है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को मुसरत बीबी जो जिन संगीन हालात का की तरफ इशारा कर रही थी, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामाबाद में भी इस वक्त उन्हें क्या सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। और अब चलेंगे ज़रा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में गेंद डाल दी गई है कि वो क्या फ़ैसला करेगा अपने उस फैसले के मुकाबले में जो पहले ही वो कर चुके हैं कि 90 दिन के दिन इलेक्शन करना चाहिए। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब।
GTV में मुजाहिद बलवी आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। और गालिबन पाकिस्तान की हालिया तारीख़ का सबसे अहम केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगा है। सारी और बल्कि भारी जिम्मेदारियां सुप्रीम कोर्ट पर डाल दी गई हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही से जो फेक फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं, एक बार फिर जो इन्होंने गालिबन पता नहीं किससे हिदायत लेकर इलेक्शन 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, दलाइल आगाज़ हो गया है, कल तक मुलतवी हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। मुमताज़ माहिर कानून और चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। ये तो कार्रवाई चलेगी, देखते हैं कितने दिन फैसला आता है। लेकिन मैं ज़रा इसे आपसे हट के सवाल ये करूं कि आपने हालिया हफ्तों में, बल्कि मैं अगर दिनों में कहूँगा, ये आपने नहीं देखा कि कुछ हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमारी आपकी बारों ने, कुछ माहिर कानून जो कुछ थे हजरात, उन्होंने जजेस पे भी एक लिहाज से प्रेशर डालना शुरू कर दिया। हत्ता के बेंचों के मामलों में आपके जजेस हजरात भी आ गए कि 3 रुकनी हो, 5 रुकनी हो, 7 रुकनी हो, फुल बेंच बैठे। ये बहुत ख़तरनाक रुझान देखने में आया और बाद जजों ने ख़ुद को अलहदा भी कर लिया उन बेंचों से। इसलिए इस वक्त इस मरहले पर ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ मोहतरम आरिफ चौधरी साहब। की बात यह है, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। बरेलवी साहब, सोसाइटी में इतनी खौफनाक पोलराइजेशन इससे पहले मैंने नहीं देखी थी और यकीनन आपने भी नहीं देखी होगी। अब हो ये रहा है कि हमारे यहाँ तसव्वुर ये था बुनियादी तौर पर कि ये जो बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिलें हैं, ये इदारे बुनियादी तौर पर प्रोफेशनल इदारे हैं। इनमें अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता है तो उसकी अलहदा जाके वो करेगा, लेकिन बार के प्लेटफॉर्म को किसी सियासी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब बिल्कुल खुला दोनों तरफ से भी ऐसा हो रहा है। आपने देखा कि हुकूमत वक्त का साथ शामिल होने के लिए ये जो मुस्लिम लीग नून है, उसमें जनाब हमारी बार काउंसिल के मेंबर जो थे, वो बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के, वो भी एक वजीर कानून बन गया, एक ने उनका केस ले लिया और जाके बाकायदा उनकी तरफ से। और उसके बाद ये डिवीजन इतनी शार्प होगी कि दूसरी तरफ भी कुछ लोग बिल्कुल बाकायदा इलेक्ट होके PTI के नुमाइंदा जाके आपके TV पे भी बैठ जाते हैं और बातें करते हैं इस तरह। यानी ये और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि आपके अंदर जो एक इम्पार्शियलिटी का पहलू होता है, जो कि मैं समझता हूँ अगरचे बहुत नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ये कि इंडिपेंडेंस आप एक्सरसाइज करते हैं और ख़ास तौर पर प्रोफेशनल होने के हवाले से वो इंडिपेंडेंस इसलिए भी ज़रूरी होती है कि कोई तो हो कि जो दरमियान की ऐसी बात करे जिसका बाकी कानून से ताल्लुक हो। हर शख्स जो है वो मफादात के ताबे तो ना हो, बल्कि मैंने तो 1-2 प्रोग्रामों में कहा कि हमारे यहाँ राम जेठ मैलानी कोई मौजूद नहीं। आपको याद होगा कि राम जेठ मैलानी हमारे हमसाया मुल्क में एक इतने पाए के वकील थे कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अगर उनका झगड़ा होता था तो वो कहते थे कि मिलानी साहब जो है उनकी बात हमें मंजूर होगी। हमारे यहाँ कोई राम जेठ मिलानी नहीं है, इसलिए कोई भी अपने मफादात से ऊपर होके सोच नहीं रहा। अच्छा, ये जो बात थी, चलो प्रोफेशनल लॉयर्स के हाँ तो हमने देखी, इसके बाद इसका गहरा असर जो है वो अदालतों में भी पड़ा है। अदालतों के अंदर इस तरह की डिवीजन हमने कभी नहीं देखी थी कि अदालत तो एक अदालत, उसको हम मोनोलिथिक यूनिट समझते थे कि ये नहीं, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है तो वो एक हाई कोर्ट है। उसमें इख्तलाफ राय तो पूरी दुनिया में होता है, डिसेंटिंग नोट्स होते हैं और उसमें पॉलिटिकल वो जो फैसले करते हैं वो कसरत राय से करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर फैसला जो है वो यूनानिमिटी के साथ हो। लेकिन एक चीज जो अब इन दिनों में हमने नोट की कि हमने इस हद तक भी ये देखा कि अदालत जो है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, बल्कि 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। और फिर ये था कि उसका बाकायदा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज ने और उनके जो डेमागॉग थे और जो उनके तरफदार थे वकला, उन्होंने भी उसमें उससे ज्यादा भी खतरनाक बात यह है कि अब आप इस केस में भी ये देख रहे हैं कि अभी से ये आ गया कि 8 अक्टूबर में इसलिए इलेक्शन रखे गए हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं होंगे। फिर बदकिस्मती से मेरा एहतराम है कि अब जो चीफ जस्टिस जो मुमकिन तौर पर आ रहे हैं
उन्होंने भी रिवायत से हटकर पिछले 6 माह में या पिछले 1 साल से देख रहा हूँ बाकायदा ख़त लिखते हैं। पहले लोग कहते थे कि जजेस अपने फैसलों में बोलते हैं, लेकिन इन तकारीर में, स्टेटमेंट में, तकारीब में, और इवन मैंने जो कहा कि ख़त लिखना, ये भी तो हो रहा है ना कि वो यानी वही क्यों समझते हैं कि जो हो सकता है मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बने कि उनका कहावा, उनका लिखा हुआ हरफ आखिर है। ये बात मैंने भी नोट की, और बल्कि मैं तो हैरान होता हूँ कि हम जब खानों में जाते थे, आजकल मैं बाहर के खानों में इतना नहीं जाता, लेकिन मैं हैरान था कि भाई वो हमारे जिन जज साहब का आपने नाम लिया है वो जजेस में शामिल नहीं होते थे। वो बाकायदा वकला के अंदर और फिर अखबार नवीसों के साथ उनका ज़्यादा इंटरेक्शन, जो कि मेरे नज़दीक इंतहाई ख़तरनाक है कि जो अदालतें हैं वो बजाय अपने फैसलों के ज़रिए बोलने के वो यानी प्रेस के साथ, मीडिया के साथ एक्सपोज हो, इंटरेक्ट करें। और इंटरेक्ट अदरवाइज पॉजिटिवली करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि उससे खबरें निकलती हैं और वो खबरें निकलवाएं और इस तरह की बात करें। और बल्कि एक और चीज़ मैंने जो देखी पिछले दिनों में, हमारे साबिक चीफ जस्टिस जो थे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ उनका नुक्ता नज़र वो भी हमें पॉलिटिकल नज़र आया कि जब नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब क्या आप हुकूमत जो है 48 घंटों की गारंटी दे सकती है इनकी लाइफ की, ये भी अनहर्ड था। और उसके बाद अभी हालिया दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में वो बैठे तो उन्होंने कहा जी कि हमें ये जायजा भी लेना होगा कि क्या असम्बलियां जो थी उनकी डिसोल्यूशन जो है वो किसी एक शख्स के कहने पे हो सकती है। अच्छा, ये मैं और आप या चलो ले मैन को बात करें तो कुछ बात समझ में आती है। एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट ये बात करे आइन की ऐसी बात जो कि आइन के अंदर मौजूद है, और इख्तियार वो एक शख्स को ही इख्तियार दिया गया है कि असेंबली को जब चाहे वो डिसॉल्व कर दे, और उसके ऊपर किसी तरह की कोई कदगन नहीं लगाई गई, पाबंदी नहीं लगाई गई। और ये एग्जैक्टली उसी तरह ही है कि कोई कहे, जिस तरह आप लोगों ने कहना शुरू किया जी कि फलां जज जो ये फैसला कर रहा है, हालांकि वो जज एक शख्स नहीं होता, वो उसके पीछे आइन की वो कुव्वत होती है जिसकी बुनियाद पर वो जज होता है और वो जो फैसला करता है। चौधरी, इसमें जो अब सबसे ज़्यादा अगर जो मरहला आ रहा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद है निगरान हुकूमत। अब उसी सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है और उन्हीं के बाद उनको फिर एक कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, जैसे कि वो अगर जो भी फैसला देंगे, ये वादे पैगाम दे दिया गया है ना कि हम रहेंगे या तुम रहेंगे, खैर राणा साहब तो कहते रहते हैं, लेकिन अब ये वाली बात है कि खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब यानी यकीनन अब इसमें थोड़ा सा मुझे अभी तक जो उनकी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उनमें एक आध कुछ रिफ्लेक्शन मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये फिर कैसे होगा कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी टू से अभी कहना मुश्किल है, कोई नए दलाइल आएंगे, नई तौजी आएगी, कि ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि तौहीन अदालत का केस गालिबन अलहदा दायर किया गया है, और तौहीन अदालत का केस इसलिए भी नहीं बनता बाज़-औक़ात कि चूँकि तौहीन अदालत में ये मामला है बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर, जो अब तक मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि मसला कोर्ट और कंटेम्नर का नहीं है। एक बंदे का राइट है, उसने कोर्ट के जरिए वो राइट हासिल किया है, अगर कोई शख्स उसको नहीं मानता और उसका राइट नहीं देता तो ये मामला कोर्ट का वही रहता है कि कोर्ट ने एग्जीक्यूट करवाना है उसको, और उस शख्स को अगर नहीं होता तो उस शख्स को सजा देनी है जिसने वो हुक्म नहीं माना। लेकिन चलो इसको भी मान लेते हैं, लेकिन ये जो अब हो रहा है मामला वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी दरमियान में चूंकि चैलेंज किया गया है, तो इसलिए नए वाली आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि ये नया केस तो है नहीं, ये केस तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक डिसाइडेड केस है, और वो डिसाइडेड केस जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात थी। और अब सिर्फ सवाल यही है कि भाई आप किस तरह ये कह सकते हैं जबकि उस वक्त इनमें से कोई बात सामने पहली बात तो आई नहीं है, और अगर आई तो बरेलवी साहब उसने इट डिड नॉट प्रिवेल अपॉन दी बेंच, और बेंच ने जो फैसला कर दिया, कोर्ट ने जो फैसला कर दिया, वो जो है वो कोर्ट है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब उस पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो केयर टेकर हैं ये तो 90 दिन के बाद इनकी तो हैसियत खत्म होगी कानूनी आईनी तौर पर। और दूसरी बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता
तो फिर आप ये समझे कि ये इतना बड़ा वैक्यूम है। बात ये वैक्यूम तो पूरा हो सकता है कि चलो उसमें, लेकिन ये वैक्यूम भी जो है वो मार्शल लॉ के बगैर नहीं पूरा हो सकता, ये जो केयर टेकर्स वाला है। लेकिन अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता तो फिर तो आप देखें कि ये वफाक के लिए इंतहाई खतरनाक बात है। तमाम वफाकी इकाइयां जो हैं वो इस वफाकी आइन की वजह से आपस में है। फिर आप आइन की जब कुव्वत नाफजा न रही और आइन जो है वो काबिल अमल ना रहा और उसमें किसी को पाबंदी ना हुई आइन के ऊपर अमल दरामद करने की, तो उसके बाद तो फिर इट इज एनीबॉडीज गेम। और फिर वो जो एजेंडा हम रोज आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो कहता है जी काम ऑलरेडी हो रहा है। अब काम क्या है? ऐसी जगह पे हम पहुंच रहे हैं कि जहां इदारे जो है, फेल्ड स्टेट क्या होती है? फेल्ड स्टेट वो होती है जहां इदारे जो हैं वो अपने दायरा कार में रहते हुए काम ना कर सके। अब अगर सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकती और पीछे जो बैठी हुई कुव्वत है वो जो भी करना चाहे वो क्या फिर करेगी? पर उसके लिए भी तो जस्टिफिकेशन ये चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फंक्शन ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, यानी तमाम इदारे फेल हो जाए, तो उसके बाद फिर उस वैक्यूम को पूरा करना होता है उस इदारे ने आके। मोहतरम आरिफ चौधरी साहब, शुक्रिया आपका। मुजाहिद बरेलवी को इसी के साथ ही GTV से इजाज़त दीजिए।